वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने टैक्सेशन की 11th क्लास है। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमारे आईटीआर फॉर्म्स जो होते हैं कितने तरीके के हमारे आईटीआर फॉर्म्स हैं और किसको कौन फिल कर सकता है। क्या हर किसी को हर एक पर्सन फिल कर सकता है? क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं और उसमें से हमको आईटीआर कब फॉर्म कर आईटीआर जो फॉर्म है हमारा कब फिल करना है कब नहीं करना, ये सारी की सारी कंडीशंस को आज हम देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो ऐसे फॉर्म्स भी हैं जिनका नाम भी पूछा जाता है, तो वो कौन से वाले हैं वो सब आज देखेंगे। तो जितने भी बच्चे नए हैं आज हमारे चैनल पे, सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप नए हो, आपको कुछ नहीं पता हमारे चैनल के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यूपीपीएससीएल के लिए बिल्कुल एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी एक्चुअली में कंप्लीट करवा ही दिया है। बस थोड़ा सा भी टैक्सेशन की लास्ट क्लासेस हैं। ठीक है, ये भी इस वीक खत्म हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम लोग रात को 8 पीएम पे क्या लेते हैं, लाइव क्लास होती है जिसमें हमारी क्लासेस के टेस्ट होते हैं, या तो टॉप क्वेश्चंस होते हैं या फिर पीवाईक्यूज होते हैं। ठीक है, और आपको हम लोग इसके साथ साथ इंग्लिश का आपको मैम पढ़ाती हैं। तो इंग्लिश का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपकी सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो कल शाम को जो लाइव क्लास नहीं हो पाई, आज वो शाम 12:30 बजे होगी दोपहर में। ठीक है, और शाम को आज रात को 8 पीएम पे मेरी लाइव क्लास होगी। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, वही अपना अकाउंट्स अपने खैर हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ऑडिटिंग के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्या होंगे, पीवाईक्यूज लेके आएंगे प्रीवियस ईयर के। और मैम की क्लास आपकी 12:30 बजे होगी। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग कनेक्ट हो जाना उस टाइम पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आईटीआर, देखो आईटीआर का मतलब क्या होता है, इसका होता है इनकम टैक्स रिटर्न। तो जैसे कि मतलब नाम ही अपने आप में बोलता है इनकम टैक्स रिटर्न, की मतलब जो हमने इनकम टैक्स को जो आपने फिल किया था उसको क्या कर रहे हो आप, सरकार से वापस ले रहे हो। सर ये कैसी बात हुई, हम सरकार को वापस कैसे ले सकते हैं? कि मतलब हमने ज्यादा टैक्स की मतलब हमने क्या सरकार को दिया, भाई टैक्स दिया, हमने कहा यहाँ पर रोड बना दो, और सरकार ने क्या किया, यहाँ पर रोड नहीं बनाई, तो क्या हम अपने टैक्स को आईटीआर भर के वापस मांग सकते हैं? नहीं बेटा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईटीआर का मतलब होता है कि अगर आपने गलती से सरकार को ज्यादा टैक्स भर दिया है, क्या कर दिया है, गलती से सरकार को ज्यादा टैक्स भर दिया है, या फिर आपको अपनी कहीं पे भी इनकम का प्रूफ चाहिए, तो उस टाइम पे भी आपसे आईटीआर मांगा जाता है बहुत बार। ठीक है, कि इनकम टैक्स भैया रिटर्न दिखा दो या फिर फॉर्म 16 दिखा दो। तो ये सारी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया और हम क्या करेंगे और हम जाके उससे अपना टैक्स वापस ले लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने। वाई शुड यू फाइल आईटीआर? तो सबसे पहले तो हमारी बात आ जाती है कि हमको आईटीआर फाइल क्यों करना है। इट इज मैंडेटरी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया ओनली इफ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक बोलें तो जो इसमें नहीं है, सबसे पहले की जो हम बात करें तो वो ये है कि भैया जो आपकी लिमिट जो है ना, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, मतलब कि 60 साल से बिलो हो। ठीक है, आपकी जो एज जो है बेटा वो क्या है, बिलो 60 ईयर्स है। तो उस वाले केस में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख एक्सीड कर जाती है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आईटीआर फिल करना ही पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आप 60 से 80 के बीच में हो तो आपको कितने 3 लाख की एग्जाम मिलती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ एग्जाम के तरीके, वो हैं क्लासेस हैं। तो अगर आपकी इनकम इससे अप कर जाती है, मतलब 2.5 लाख से अगर ऊपर है, हम लोग जनरल वाली केस की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन का कम ही पूछा जाता है। हालांकि मैं आपको एक बार टैक्स स्लैब पूरा समझा दूंगा इसके बाद वाली क्लास में। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे ना, टीडीएस के रेट्स देख लेंगे सारे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक क्लास और बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारे के सारे टैक्स स्लैब समझा दूंगा, फिर अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचता बाहर से। तो क्या था, सबसे पहले तो अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, उस वाले केस में हमको कितना 2.5 लाख की जो इनकम है, अगर आपकी उससे प्लस में है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। फिर आता है इफ यू वांट टू क्लेम एन इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वही वाली चीज कि आपको अगर क्या करना है, इनकम टैक्स का रिफंड लेना है, किससे, आईटी डिपार्टमेंट से, जो कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। इफ यू हैव अर्न और हैव इन्वेस्टेड इन फॉरेन एसेट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अगर आपने किसी प्रीवियस ईयर में, जिस साल में आपकी कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, अगर उस प्रीवियस ईयर में अगर आपने क्या किया है, उसको मतलब फॉरेन एसेट्स को अर्न किया है, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है, तो उस वाले केस में आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इफ यू विश टू अप्लाई फॉर वीजा फॉर और अ लोन, अगर आपको लोन चाहिए तो भैया आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, बैंक आपसे फॉर्म 16 लोन, आईटीआर एंड बहुत सारे प्रोसीजर्स मांगती है, तभी आपको लोन देती है। या फिर अगर आपको कभी वीजा चाहिए किसी फॉरेन कंट्री का, तो भी आपको आईटीआर की जरूरत पड़ती है। इफ द टैक्स पेयर इज अ कंपनी और अ फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, अगर कोई जो हमारा टैक्स पेयर जो है, क्योंकि टैक्स पेयर में बहुत सारी हमारी चीजें आती है ना, एसोसिएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है
है ना। टैक्स पेयर तो हमारा कोई भी पर्सन हो सकता है ना, चाहे फिर वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल पर्सन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स तो सबके ऊपर ही लगता है। तो यही बात बोलता है कि अगर टैक्स पेयर देखो नॉर्मल है, इंसान है, तो उसके ऊपर तो 2.5 लाख वाला ये स्लैब लग जाएगा। पर अगर वो इंसान नहीं है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे कंपनी है या कोई फर्म है, तो उस वाले केस में उसको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको क्या भरना पड़ता है बेटा, उसको आईटीआर फाइल करना ही पड़ता है। ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि जरूरी नहीं है कि उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा, कि उसको लॉस हो गया तब भी टैक्स भरे, नहीं। टैक्स नहीं भी भरे तो भी वो आईटीआर फाइल कर सकता है, टैक्स नहीं भी भरे तो भी वो आईटीआर फाइल कर सकता है। ठीक है। तो इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो सिर्फ टैक्स भरेगा वही आईटीआर फाइल को कर सकता है। तो चलो आप अपनी स्टार्ट करते हैं आगे। फिर इसके अंदर क्या कहता है आगे, हिंदी में अगर हम बात बोलें, अगर आप विभाग से इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, उससे आयकर विभाग से, अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान विदेशी संपत्ति से कमाई की है या निवेश किया, अगर आपने मतलब फॉरेन किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है या फिर आपको किसी भी फॉरेन अर्निंग हुई है, यदि आप वीजा या ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यदि करदाता एक कंपनी या फर्म है, चाहे लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। क्लियर। अगर देखो ये तो भाई कौन सी बात होगी भाई कि आपकी जो इनकम थी वो क्या है, 2.5 लाख से ऊपर है, पर कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें आपकी अगर इनकम 2.5 लाख से कम है, मतलब आपकी जो इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, ठीक है, ये हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन की नहीं बात कर रहे। तो इस वाले केस में हमारा क्या होता है, इस वाले केस में हमको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। कब? उसके लिए 3 कंडीशन देती है गवर्नमेंट। वो क्या बोलती है बेटा, हैव डिपॉजिटेड एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मोर देन ₹1 करोड़, ठीक है, इन वन और मोर करंट बैंक अकाउंट्स। तो इस चीज को आप हाईलाइट कर लो, लिख लो कि आपको आईटीआर तब भी फाइल करना पड़ सकता है अगर आपने क्या किया है, 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट को क्या किया है, कहीं पे भी बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो भैया सरकार आपसे पूछे ये नहीं कि तुम्हारी इनकम तो हुई नहीं, तुमने आईटी इतना रुपए कैसे डिपॉजिट करवा दिया ना, उसका हमें लेखा जोखा दो, कहाँ से आया कहाँ से पैसा। ठीक है। तो ये हो सकता है। फिर हैव इनकर्ड एन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 2 लाख ऑन फॉरेन ट्रैवल फॉर सेल्फ और एनी अदर पर्सन। आप क्या हो, आप एक कोई कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज को क्या कहते हो कि भैया जाओ हमारी तरफ से फॉरेन टूर घूम के आओ, जाओ हमारी तरफ से फॉरेन टूर घूम के आओ, वो चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन सरकार कहती है कि भैया तुम्हारे पास बड़ा पैसा आ रहा है यार, इतना पैसा कहाँ से आया, आओ इधर आओ, पहले यहाँ पे आईटीआर फाइल करो, उसमें बताओ एक एक चीज की तुमको कहाँ से पैसा आया, तो कितना तुमको रिफंड वगैरह चाहिए। ठीक है। तो उस वाले केस में हमको क्या करना पड़ता है, उस वाले केस में हमको आईटीआर फाइल करना पड़ता है कि आपकी मतलब इनकम तो 2.5 लाख से कम है, पर आप क्या करो, आप फॉरेन में 2 लाख से ज्यादा खर्चा करके आ गए। मतलब वो वाली बात नहीं कि आप नेपाल चले गए तो 5,000 रुपये खर्च करके आ गए तो भी आपको आईटीआर फाइल नहीं, 2 लाख है बेटा, 2 लाख। ठीक है। हालांकि नेपाल को तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो नेपाल में तो अगर आप जाओगे तो आपका 5-6 हज़ार रुपये में आराम से मतलब पूरा हो जाएगा टूर एंड ट्रेवल्स, क्योंकि वहाँ की करेंसी भी अपने यहाँ से ज्यादा लो है ना, वहाँ की करेंसी। हैव इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर एग्रीगेट ऑफ मोर देन 1 लाख टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अगर आप सोचो यार, एक साल में अगर आप क्या कर रहे हो, 1 लाख से ज्यादा क्या करो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कर रहे हो, तो उस वाले केस में आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी बात है। हाँ वैसे करना पड़ सकता है यार, 1 लाख की मतलब बिजली खा गए आप, तो कितना इनकम आपकी होगी जो आप 1 लाख रुपए बिजली पे खर्च कर रहे हो। चलो तो अब हम लोग आईटीआर फॉर्म्स देख लेते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, ज्यादा कुछ बेटा हार्ड है नहीं। अगर हम बोलेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें 7 ही कैटेगरीज हैं जो हमको याद करनी है, और उसमें से भी मेन जो है वो 4 ही हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है वो ज्यादा मेन नहीं है, पूछी भी नहीं जाती तो, लेकिन आपको पढ़नी तो बेटा सभी है। ठीक है। तो अगर हम पहले 1 की बात करें तो 1 का जो नाम है बेटा वो सहज है। क्या है मेरे बच्चों, इसका नाम जो है वो सहज है। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। एक आईटीआर 1 और एक आईटीआर 4, ठीक है, इन दोनों के नाम ही है बस, जो आईटी डिपार्टमेंट दे रखा है। और बेटा इनको मतलब इस तरीके से याद करना है कि कोई नींद में उठा के पूछे आईटीआर 1, आप बोलोगे सहज। ठीक है। आईटीआर 1 सहज। कैसे याद करेंगे बाद में बताऊंगा, अभी आईटीआर 4 का पहले नाम देख लेना, उसके बाद में। फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। सहज किसके लिए होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिविजुअल्स के लिए होता है जो कि कैसे हैं, रेजिडेंट हैं। ठीक है। हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, अप टू ₹50 लाख का ये मतलब है कि आपकी जो इनकम जो होती है ना बेटा वो 50 लाख से बिलो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बिलो देन 50 लैक्स होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको आईटीआर फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, आपकी इनकम कैसी होनी चाहिए बेटा, सैलरीज से होनी चाहिए। वन हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह से आपको इनकम आ रही है, और मतलब एक ही घर से। ठीक है। वन हाउस, अगर आपके पास में 2 हाउसेज से प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो उस वाले केस में आपको सहज नहीं फाइल करना। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम अप टू रुपीज कितना, 5,000। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 है और वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आ रही है बेटा, तो उस वाले केस में आपको कितना आईटीआर फर्स्ट को फॉर्म फाइल करना है।
ठीक है। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि आईटीआर फर्स्ट कौन कौन फाइल कर सकता है। तो आपको ये चीजें 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, मेन पॉइंट्स यही हैं। बाकी अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट खोल के देखोगे तो बेटा उसमें बहुत ज्यादा है। इससे आप मतलब रिलेट कर सकते हो चीजों को कि आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए, आपकी सैलरी से इनकम होनी चाहिए, एक घर से ही प्रॉपर्टी से किसी भी इनकम होनी चाहिए, रेंट वगैरह की, एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी अप टू 5,000 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब हु कैन नॉट यूज आईटीआर फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका आईटीआर फर्स्ट फॉर्म को कौन यूज नहीं कर सकता। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या चीज, कि हमारा कोई भी बिजनेस सॉरी सैलरी से कोई भी इनकम हो रही है तो उस वाले केस में हम लोग आईटीआर फर्स्ट को फॉर्म करेंगे। तो अगर आपकी कोई बिजनेस या फिर प्रोफेशन से हो रही है, ये चीज कहीं ऊपर मेंशन थी नहीं थी, ठीक है, तो इसको काट दो। आईटीआर फर्स्ट का मतलब हो गया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपनी सैलरीज वालों को, ठीक है, जो भी कोई इनकम कमा रहा है किससे, फ्रॉम सैलरीज, ठीक है, उसको तजब्बू देंगे। तो सबसे पहले आईटीआर फर्स्ट किसका हो जाएगा, हमारा सैलरीज का, ठीक है। तो उस वाले केस में हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन को नहीं रखेंगे। फिर हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, इसको भी नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर क्या बताया था कि कितनी प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, जस्ट वन हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, एचपी लिख दिया मैंने, हाउस प्रॉपर्टी। इफ यू आर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से कर, ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं पे भी अगर इनकम टैक्स पूछा जाता है बेटा और उसमें अगर आईटीआर है सिलेबस में, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, डायरेक्टर को कौन सा फॉर्म फाइल करना है, या फिर आईटीआर फर्स्ट में कौन सी कैटेगरी है जो फाइल नहीं कर सकती, तो उस वाली केस में डायरेक्टर को उसके अंदर जरूर डालता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो बेटा, इसको क्लियर ही कर देता हूं। ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, याद सभी रखने हैं, बाकी जो मैंने हाईलाइट कर दिया उसको ज्यादा याद रखना। ओइंग एसेट आउटसाइड इंडिया इफ यू आर अ रेजिडेंट इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपने क्या किया है बेटा, बाहर इंडिया के बाहर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली है, या अगर आप क्या हो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। इफ यू आर अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है, तो इन सब केसेस में आपको आईटीआर फर्स्ट को फॉर्म नहीं करना, फाइल नहीं करना। ठीक है, इन सब केसेस में आईटीआर फर्स्ट को फाइल नहीं करना। अब जल्दी से मेरे साथ में एक बार रिकॉल करो, जल्दी से रिकॉल करो बेटा, कौन कौन फाइल कर सकता है, अप टू 50 लाख इनकम, ठीक है, बिलो 50 लाख हो गया। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो भी कोई इनकम आएगी। हैविंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक वन हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट टीटीसी। हैविंग एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। ठीक है, इस वाले केस में हम लोग किसको आईटीआर फर्स्ट को फॉर्म का फाइल करते हैं, और जो कि हमारा क्या कहलाता है, सहज कहलाता है। क्लियर बेटा। अब हम लोग चलते हैं आईटीआर टू। आईटीआर टू हमारा क्या कहता है, फॉर्म नंबर आईटीआर टू है हमारा, दिस रिटर्न फॉर्म इज टू बी यूज बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है, ऊपर वाला इंडिविजुअल के लिए था, इसमें एचयूएफ भी इंक्लूड है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल फॉर्म नंबर आईटीआर फर्स्ट, सॉरी फॉर्म आईटीआर फर्स्ट जो था हमारा, जो उसको एलिजिबल नहीं है, मतलब उसको फाइल नहीं कर पा रहा, तो उस वाले केस में वो किसको फाइल करेगा बेटा, आईटीआर टू को फाइल करेगा। आईटीआर वन का उनसा था हमारा सहज था, याद रखना। एंड हु इज नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ प्रॉफिट्स बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, और जिसकी इनकम बेटा क्या है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स मतलब पीजीबीपी से नहीं आ रही है। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर पीजीबीपी क्यों पढ़ा रहे हो, इनकम हाउस प्रॉपर्टी क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्यों। बेटा ये सब चीजें आती हैं, है ना, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए ना। मैं आपको पीजीबीपी नहीं पढ़ाता, मतलब मानो कि चलो आपको पता भी है और मैं आपको नहीं पढ़ाता था और किसी बच्चे को नहीं आता, वो बेटा कैसे यहाँ पे पता लगाता है कि पीजीबीपी का मतलब क्या होता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको छोटा छोटा सा कोर्स को खत्म करके खत्म करवा देता, पर आपको दिक्कत आती ना। ठीक है, इस तरीके से ना चीज़ों को मतलब बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, ताकि बच्चों को बाद में कोई दिक्कत ना आए। फिर मुझे यहाँ पे समझाना पड़ता है कि भाई प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस क्या चीज़ होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले पढ़ा दी वो सब चीज़ें। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कोई भी ऐसा पर्सन जो आईटीआर फर्स्ट को फॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, आईटीआर फर्स्ट को फॉर्म नहीं कर पा रहा, पर उसकी जो इनकम जो है बेटा वो किससे, प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन से नहीं आ रही। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, वो किसको बेटा, वो आईटीआर टू को फाइल करेगा। अब देखो क्या क्या आता है इसमें, इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग विनिंग्स लॉटरी, ये सब कुछ। टोटल इनकम फ्रॉम द अबव शुड बी मोर देन ₹50 लाख। अगर देखो आपकी बिलो देन 50 लाख है, ठीक है, अगर आपके 50 लाख से कम है बेटा, तो उस वाले केस में तो आप आईटीआर फर्स्ट को फाइल कर दोगे, है ना, आईटीआर फर्स्ट को फाइल कर दोगे। बट अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, तो आप किसको बेटा फाइल करोगे, तो आप फाइल करोगे आईटीआर टू को।
अगर आपकी इनकम बेटा 50 लाख से प्लस में है तो आप किसको ITR 2 को फाइल करोगे। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना, याद रखना कि फर्स्ट वाले केस में हमको किसको रखना है, ITR 1 को रखना है, जिसमें हमारी इनकम कितनी थी बेटा, उसमें हमारी इनकम थी 50 लैक्स की, है ना। अब जब मतलब अप टू 50 लाख था और ITR 2 में वो वाली कैटेगरीज जो ITR 1 में नहीं आई, तो ITR 1 में हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज नहीं आएंगी, याद करो एक बार जल्दी से कि सबसे पहले तो, पर इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है ना कि हमको जो भी हमारे प्रोफेशन एंड गेन से जो भी इनकम हुई है बेटा, उसको इसमें अभी भी इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, उसके लिए अलग ITR है, तो उसको अलग से भरेंगे। 50 लाख से ऊपर वाली ही इसमें भर सकते हैं ITR 2 को। मैम याद हो गया, याद हो गया ना, इतनी बार इसलिए बोला था कि याद होगा। इफ यू आर एन इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी, ठीक है, तो याद रखो कौन बेटा डायरेक्टर इन अ कंपनी है तो वो ITR 2 को फाइल करेगा। ठीक है, हाईलाइट कर लो। इफ यू आर एन इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी, तो इस वाले केस में भी हमको किसको ITR 2 को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले केस में हमने बताया था ना, डायरेक्टर जो है वो ITR 2 को फाइल नहीं करेगा। इफ यू हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ऊपर से वाली चीज हमने हटा दी थी, याद होगी आपको। ठीक है, बीइंग अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, फॉरेन एसेट्स, फॉरेन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन ₹5,000, मतलब जो भी चीज हमारे ऊपर 5 ITR फर्स्ट में हमने क्या किया था, छोड़ दी थी, वो सारी की सारी अब बेटा चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, सब कुछ क्लियर है बेटा, चलें आगे। ठीक, हु कैन नॉट यूज दिस रिटर्न फॉर्म, अब इस वाले फॉर्म को कौन फाइल नहीं कर सकता, जैसे हमने ऊपर सर्टेन कैटेगरीज पढ़ी थी वैसे अब हमारी यहाँ पे, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, बस यही याद रखना, दिस रिटर्न शुड नॉट बी यूज बाय एन इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपकी इनकम किसी भी तरीके से बिजनेस और प्रोफेशन में इंक्लूड हो जाती है, मतलब उसको आप इंक्लूड करते हो अपनी टोटल इनकम के लिए, तो उस वाले केस में हमको ITR 2 यूज नहीं करना। क्लियर बेटा? चलो, अब हम लोग बात किसकी करते हैं बेटा, फॉर्म नंबर ITR 3। ITR 3 क्या होता है हमारा, जो ITR 1 हुआ, ITR 2 हुआ। अब देखो ITR 1-2 में जो चीजें हमें याद हो गई, अब ITR 3 में हमको वो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ठीक है, ऊपर ITR 1 में एंड 2 में हमने देखा था कि जितनी हमारी PGBP से जितनी भी इनकम थी, इनको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे थे, है ना, नहीं कर रहे थे ना इंक्लूड। तो अब ये किस में इंक्लूड हुई बेटा, ये जो हमारी आके इंक्लूड हुई वो हुई ITR 3 में। इनकम ऑफ अ पर्सन एज अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, कोई यहाँ ऐसा पर्सन है जो क्या है, पार्टनर है फर्म में। ठीक है, वो चीज यहाँ पे होगी। इफ यू आर ऑफरिंग योर बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल income of presumptive basis and your taxable income exceeds ₹50 lakhs or you have income under the head of capital gains, you have to use ITR 3 only। ठीक है, इस वाले केस में बेटा हमको कौन सी ITR 3 का यूज करना पड़ता है। क्लियर है? चले, अब हमारा कौन सा था बेटा ITR 4। जैसे मैंने आपको एक 1 का नाम बताया था क्या, सहज, वैसे ही हमारा जो ITR 4 है बेटा, इसका नाम क्या है, सुगम। ठीक है, सहज और सुगम, तो यही 2 के नाम दिए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, बाकी किसी के नाम नहीं दिया। और क्वेश्चन में यही पूछ लेता ITR 1 का नाम क्या है और ITR 4 का नाम क्या है, या फिर सुगम किसका नाम है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ITRs दे देगा, ताकि आप क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी एक चीज आपको बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखना है। तो ITR फर्स्ट क्या है, ITR 4 कौन सा होता है बेटा, हमारा सुगम होता है। ITR 4 अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स, HUF, पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन LLPs है, other than LLPs which are resident and whose total income include business income according to the presumptive income scheme under section 44AD 44AE, professional income, ठीक है, income from salary or pension up to ₹50 lakhs, income from one house property not more than 50 lakhs, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैविंग इनकम मोर देन नॉट मोर देन कितना बेटा 50 लाख। तो आप देखो ITR 4 जो है, ITR 4 जो है बेटे, कहीं ना कहीं ये ITR 1 जैसा नहीं है, उसमें सब कुछ इंडिविजुअल के लिए था, है ना, उसमें सब कुछ इंडिविजुअल के लिए था। बट इसमें ज्यादातर जो है HUF पार्टनरशिप फर्म्स को इंक्लूड करके ज्यादातर चीजें वैसी बता देंगे। देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन अप टू ₹50 लाख से कम का। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहता है, बिजनेस इनकम, बट इसमें तो बिजनेस आएगा ना जब HUF और पार्टनरशिप फर्म्स हैं, तो फिर ठीक है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, वो भी कितना 50 लाख से कम की, या फिर इनकम फ्रॉम सोर्सेज नॉट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉट मोर देन कितना 50 lakhs। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो ITR फर्स्ट क्या नाम बेटा, SAHAJ, इतने को याद रखो। ITR 4
ठीक है, क्योंकि हमारे पास नाम कितने, दो ही हैं, सुगम। अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जाएं तो पहला क्या आएगा, पहले हमारा ए आएगा ना बेटा, एस एस तो कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो इसको काट दो, तो पहले हमारा क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, सुगम का। ओ सॉरी, सहज का ए आएगा, है ना, सुगम का तो यू बाद में आएगा। तो हम लोग इसी तरीके से याद रखेंगे, जो चीज डिक्शनरी वाइज पहले आएगी सहज में, वही चीज हमारी वन से भी पहले आ जाएगी, ठीक है। और फिर तो एक और ही फॉर्म बचा, जो कौन सा हमारा फोर्थ वाला है, तो उसको हम लोग पीछे डाल देंगे। बस इस तरीके से याद रखना, मतलब ITR 1 सहज, और ITR 4 जो है वो कौन सा बेटा, हमारा सुगम। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना कभी जिंदगी में, ठीक है। कैसे करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको डाल देना है, ठीक है, सहज और सुगम। बस मतलब जहां पे देखिए ऐसे SU, अगर ऐसे है तो फिर ITR 1 क्योंकि हमारा ए पहले आता है, और SU है तो ITR 4 क्योंकि हमारा यू बाद में आता है। क्लियर? वाह सर, मजा आ गया, है ना, ऐसे धीरे धीरे करके सब कुछ याद कर लोगे और कुछ नहीं बचेगा पेपर के लिए। ITR 5 इज फॉर फर्म्स, LLPs, AOPs, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्टेट डिसीज, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब बाकी जितनी हमारी चीजें ऐसी बचती हैं जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आई। जैसे हमारा ITR 4 में क्या कहा गया था, अदर देन LLPs को बोला गया था ना, पार्टनरशिप्स फर्म्स, बट अदर देन LLPs, तो अब भैया LLPs कहाँ जाएंगी, तो LLPs हमारी ITR 5 में आ जाती है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, ITR 6 आता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे ITR 1 2 3 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 5 6 7 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं वो भी हमें याद रखनी है, कभी क्वेश्चन आ जाए। कोई क्वेश्चन तो भाई एग्जामिनर के मूड के ऊपर है ना, कि वो क्या चीज सेट करता है। मैं आपको बोल दूं ये चीज मत पढ़ो और अब पढ़ के नहीं जाओ, वही एग्जामिनर सेट कर दे, तो कितने दुख की बात है ये। फिर आप तो बोलोगे सर आपने बहुत ज्यादा गलत बताया। तो मैं आपको बेटा कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप ये चीज छोड़ के जाओ, वो चीज छोड़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज ज्यादा पढ़ के जाओ, ठीक है। फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, ऐसी कोई भी कंपनी जो क्या कर रही है, एग्जेम्पशन ले रही है, मतलब एग्जेम्पशन ले रही है किसमें, सेक्शन 11 में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्सन, दिस रिटर्न हैज टू बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ओनली। तो इसको हमको कैसे बेटा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ITR 6 को कैसे फिल करना है, तो आपको कैसे करना है बेटा, ई मोड से फिल करना है, ठीक है। कैसे, ई मोड से, याद रखना। ITR 6 जो है वो ई मोड में, लिख लो इसको। अब हमारा आता है क्या बेटा, लास्ट जो कि हमारा ITR 7 है, फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न्स अंडर सेक्शन 139 4A, ये वो इतने सारे सेक्शंस हैं। तो जो भी कोई कंपनी को हमारे क्या करना रहता है, इनके अंदर रिटर्न फाइल करना है। जैसे कि हमारे कोई भी सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D 4E, और फिर लास्ट में कौन सा 4F, तो उस वाले केस में बेटा कौन सा हमारा ITR 7 को हमको फाइल करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम लोग करते हैं, एक चार्ट मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, ताकि जब हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाए ये वाला, मतलब ऊपर वाला सेक्शन, फिर मैं नीचे आपको एक समझा दूँ। ITR फर्स्ट हमको कब फाइल करना बेटा, जब हमारा ब्लो क्या है, 50 लैक्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन, ठीक है, और ये किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए होगा। फिर अबव 50 लाख है तो हमको ITR 2 फाइल करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन। इनकम फ्रॉम PGPP जो है हमारा, तो उस वाले केस में कौन सा हमको ITR 3 फाइल करना है, HUF इंडिविजुअल के द्वारा। फिर हमारा कौन सा था, ITR 4 आता है, इंडिविजुअल HUF, इस वाले केस में हमारा 50 लाख तक का था। ITR 5 कौन सा आता है बेटा, हमारा फर्म्स, LLPs, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जितनी हमारे ऊपर कैटेगरीज थी वो सारी की सारी। फिर हमारा कौन सा आता है बेटा, ITR 6 फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग सेक्शन अंडर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, ठीक है। ITR 7 जो है बेटा हमारा, वो क्या कहता है, सेक्शन 139A, ठीक है। और इस वाले केस में हमारा क्या होता है, 4A 4B, ये जितनी भी थी हमारी कैटेगरी वो इसमें आ जाती है। आई होप आपको ITR के जितने भी हमारे टॉपिक्स या फिर जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, हो भी गई होंगी, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड करके पढ़ा भी नहीं, और जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ा। बहुत ज़्यादा पढ़ लें, बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएं, ऐसा नहीं। अच्छा मुझे क्वेश्चन बताओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि ठीक है, ए क्या है, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, ये कंपनी में काम करता है और इसको इनकम मिलती है, ठीक है, इनकम मिलती है, और इसकी जो इनकम है बेटा वो पर एनम का जो मतलब इसका बेसिस जो है वो है, मानो कि 60 लैक्स पर एनम, ठीक है, 60 लैक्स पर एनम। तब मुझे बताओ कि इसको कौन सा ITR फॉर्म फिल करना है, ठीक है, ये बताओ सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है, बी एक और पर्सन है, ठीक है, उसकी जो इनकम है सेम टू सेम यही वाली कंडीशन, उसकी जो इनकम है बेटा 50 लाख पर एनम है, ठीक है, तो उसको कौन सा ITR फाइल करना है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक LLP है, ठीक है, बिजनेस उसका इंडिया में ही है, रेजिडेंट है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है सब कुछ, और उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 20 लैक्स पर एनम है,
तो उसको कौन सा ITR फाइल करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है कि किसी एक पर्सन है, उसकी एग्रीकल्चरल जो इनकम है टैक्सेबल है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, और वो है मानो कि 10,000, ठीक है, तो उसको कौन सी वाली ITR फाइल करनी है। तो ये 1 2 3 4 केसेस हैं, मुझे सारे के सारे केसेस बच्चे बताएंगे, ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, है ना, बिना क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करो बेटा कुछ नहीं होगा। पढ़ तो हर कोई रहा है बेटा, पर सफलता उसी को मिलेगी जो क्वेश्चंस के आंसर्स देगा और प्रैक्टिस करेगा। तो जो भी कोई बच्चा नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियोस को लाइक करके दूसरे बच्चे तक शेयर भी कर सकते हो, बता सकते हो कॉमर्स एक्सेस आप लोग को किस तरीके से फ्री बेस दिया है, और आपका कोर्स भी लगभग कंप्लीट करवा ही दिया है, ठीक है। इस वीक में आपका इनकम टैक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इनकम टैक्स में। बस अब आपसे एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, आपको घबराना नहीं है ना, आप कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आंसर आप कर दोगे इजीली, ठीक है। तो आज शाम को अभी दोपहर में 12:30 बजे लाइव क्लास के लिए तैयार है ना, और फिर रात को 8 बजे भी लाइव क्लास के लिए तैयार रहना, ठीक है। चलो तो कल मिलते हैं अपनी अगली वाली वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।